हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। और आप सभी को बता दूं कि यह स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे आपको सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस के लेक्चर्स मेरी तरफ से डिलीवर किए जाते हैं। और बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करवाई जाती है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाएं, देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। मैं जब भी मिलूंगा आपको आपके जीके और जीएस के सिलेबस को सीयूटी लेवल पे प्रिपरेशन कराने की पूरी तरह से एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर लेके आऊंगा, जिसमें आपको ये पता रहे कि एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं और कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है, ताकि आपको कभी इसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसको सिंपली समझ लीजिए। इसको अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं तो आपको इसको करना कुछ इस तरीके से है। करना क्या होता है आपको, आप समझिए कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की है। क्या स्टार्ट की है? मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अगर मैं बात करूं तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को फिनिश किया है, करने वाला हूँ 3 लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में जो आपकी कहानी है वो बेसिकली स्टार्ट होती है, आप अगर आप ध्यान से देखें तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेके मैंने आपको वहाँ पे 1857 से पहले की स्टोरी सुना दी है। 1857 से पहले जो भी इंसिडेंट हुए हुए, स्पेशली उसमें हमने 1856 तक उसमें हमने मॉडर्न इंडिया के बारे में सबसे ज़्यादा बात की है। मॉडर्न इंडिया में जो सोशल और रिलीजियस जो सोशल और रिलीजियस इवेंट हुए हैं, जो सोशल और रिलीजियस सुधार हुए, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में बात की गई है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात की गई है। तो उसमें और एज वेल एज उसमें बेटर ऑफ प्लासी, बेटर ऑफ बक्सर, ये सारी चीज़ें के बारे में बताया गया है। तो उस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर जब आप सेकेंड वीडियो में जाएंगे, किस में जाएंगे? सेकेंड वीडियो में जाएंगे, तो सेकेंड वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1919 तक के इवेंट्स को कंसीडर करती है। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे स्टार्ट हुआ, कौन लीडर था, क्या क्या इसके आउटपुट रहे। फिर उसके बाद आप देखते हैं, फिर सीधे आप बातें 1885 में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में हमने पढ़ा। उसमें दो गुट्स डिवाइड हुए, उनके बारे में पढ़ा। फिर हम अपने मेजर इंसिडेंट पे, स्वदेशी मूवमेंट पे आते, जो 1905 में बंगाल डिवीजन के बारे में पढ़ा हमने। फिर 1906 में पढ़ा मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। 7 में सुवत कांग्रेस सेशन के बारे में पढ़ा, क्योंकि वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट पढ़ते हैं 1915 में, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाए, कौन से मूवमेंट चलाए भाई? 1915 में वो एंट्री आते हैं। 17 में सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, चंपारण। फिर खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। फिर 1919 में 1919 में क्या होता है? 1919 में खिलाफत मूवमेंट चलता है। तो क्यों चला वो, कैसे उसको हिंदू मुस्लिम ज्वाइंट होते हैं, कैसे कैसे गांधी जी ने लोगों को जोड़ा। तो ये सारी चीजें हमने इवेंट वाइज पढ़ी है, एक एक इवेंट को बहुत क्लियर वे में पढ़ा है। तो आप उन वीडियोस को देख के चीजों को समझिए और जानिए, चीजें आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगी। अगर आप एसएससी के भी स्टूडेंट हैं तो कोई गलत बात नहीं, चीजें आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उतना डेप्थ नहीं, लेकिन एकदम ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल जानकारी नहीं मिलेगी। तो उन चीजों को समझिए, इंसिडेंट्स को जानिए, इजिली आपको आंसर मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन हाईलाइटेड करके एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो पूछे गए हैं मैंने आपको वहां पे यहाँ पे वही बताया है। तो चीजें आपके लिए आसान होने वाली हैं अगर आप इन वीडियोस के थ्रू जाते हैं। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तैयारी शुरू से की जाती है, ऐसा नहीं कि पास हुआ 12th के एग्जाम फिर 2 महीने पढ़ने बैठ गए, नहीं हो पाएगी बच्चा आपसे। आपको करना क्या है, कंसिस्टेंट वे में तैयारी को करना है। जब भी वीडियोस मिले, थोड़ी सी भाई शॉर्ट्स वीडियोस को हटा के इनको भी देखिए। 10 मिनट देखिए, 15 मिनट देखिए, कुछ नोट डाउन कीजिए, फिर 15 मिनट करके देखिए। आपके पास पूरे साल का टाइम है, हो सकता है कि 4 महीने में आपके नोट्स रेडी हो जाएं। और आप जब आओगे तैयारी करने तो आपको यार जीके जीएस के पार्ट को मुझे बस रिवाइज करना है, मुझे अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखना है, मुझे लॉजिकल रीजनिंग देखनी है, मुझे इंग्लिश देखनी है। और इससे क्या होगा कि आपकी चीजें, आप मुझे अपना डोमेन का सब्जेक्ट देखना है, तो चीजें काफी आसान होने वाली हैं। आपको इकोनॉमिक्स के वीडियो मिल जाएंगे, पॉलिटी के वीडियो मिल जाएंगे, आपको ज्योग्राफी के वीडियो मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके के भी वीडियोस में लाने वाला हूं। तो कुछ दिन में आपको स्टैटिक जीके भी पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी जो हम शुरू करेंगे 1920 से शुरू करेंगे और 1947 पे एंड करेंगे। और इसी के साथ आप 1920 से 1947 की कहानी के साथ ही आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को फिनिश करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे में कैसे फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस यही कहता है। आप यूपीएससी के बारे में पढ़ते हैं तो एक एक इवेंट के धागे खोल के सिखाया जाता, लेकिन हमें उतना डीप नहीं जाना है। हमसे डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चंस ऊपर से ऊपर पूछे जाएंगे, तो हमें ऊपर से ऊपर हमारे आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़, तो चलते हैं।
1919 में हमने खिलाफत मूवमेंट को देख लिया था, जिसमें मुस्लिम्स ने अपने खलीफा को बेइज्जत किए जाने के रीजन से या उनके साथ बैड बिहेव किए जाने के रीजन से वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और वो मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी उसको ज्वाइन किया। आगे बढ़ते हैं। अब 1920 में गांधी जी ने पाया कि 1920 में ही स्टार्टेड असहयोग आंदोलन। अब सवाल यह है कि सर असहयोग, सवाल यह है असहयोग को इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्योंकि भाई दिक्कत है हमारे साथ, तो इसी को समझ लीजिए, इसे कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको कभी भी यहाँ पे ये परेशान मत होइएगा कि इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत आने वाली है। ये वीडियोस ऐसे ही बनाए जाते हैं कि चाहे आप इंग्लिश हो या हिंदी में पढ़ने वाले हो, सीबीएसई हो या किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली इन 1920 दे स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन मीन्स इन एनी हाउ वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट and their policies anyhow. But what happened, everything was going, यह आंदोलन अहिंसक था, it was based on non violence, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी बेसिकली इसी में बिलीव करते हैं कि नॉन वायलेंस। ओके, सो इंडियन भारतीयों को अपने, सो व्हाट हैपेंड, there are a lot of titles were given by the Britishers to the Indian, were given by the Britishers to the Indian। सो भाई एक तरह की रिस्पेक्ट होती है। तो ऑल द टाइटल्स वर गिवन बैक, तो इन्होंने क्या किया, दे रिटर्न ऑल द, अपने खिताबों का त्याग का मतलब होता था कि रिटर्न द टाइटल, रिटर्न द टाइटल, टाइटल्स को रिटर्न कर दीजिए। ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है, टाइटल्स रिटर्न कर दी। सरकारी शिक्षण संस्थानों और सरकारी सेवा और विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था। मीन्स लीव द गवर्नमेंट स्कूल, लीव द गवर्नमेंट स्कूल एज वेल एज ऑफिस, गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस, यही करना था कि मतलब सरकार को किसी तरह से सपोर्ट ना करो, सरकारी स्कूलों में पढ़ो मत, गवर्नमेंट ऑफिस में काम ना करो। जब करोगे ही नहीं तो फिर भाई वो काम कैसे चलाएंगे, जब वो सरकार चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इसे लोअर लेवल पे तो हम ही काम कर रहे हैं ना, वो तो हायर अथॉरिटी पे बैठा है। तो लोअर लेवल का अगर स्टाफ निकल गया तो अकेले ब्रिटिश कितनी गवर्नमेंट चलाएंगे, इस तरह से था। ठीक है, गांधी जी ने भी अपनी केसरी हिंद, he was given a title केसरी हिंद by the Britishers, he returned his titles। तो a lot of things were going on। ठीक है, even though at the end do not pay the taxes, do not pay the taxes, अगर किसी गवर्नमेंट को टैक्स ना मिले तो वो गवर्नमेंट वहीं फॉल डाउन हो जाएगी, क्योंकि बिना टैक्स के वो पुलिस और आर्मी या एडमिनिस्ट्रेशन या सैलरी कैसे मेंटेन करेगी, तो बिना टैक्स के तो काम ही नहीं बनने वाला। तो टैक्स पेमेंट से भी मना कर दिया लोगों ने भाई कि टैक्स पेमेंट नहीं देंगे। तो ये मूवमेंट बहुत ब्रॉड हो गया और ये चला ठीक ठाक, बट उसमें दिक्कत हो गई। ठीक है, ये 1920 में लॉन्च हुआ है अगस्त में, और फरवरी 1920 तक 22 तक कोई दिक्कत नहीं है, 1922 तक तो ठीक है। फिर आते हैं हमारे, मेरा एक डिस्ट्रिक्ट, मैं भाई जिस डिस्ट्रिक्ट के आसपास से बिलोंग करता हूँ उसका नाम है गोरखपुर। थोड़े हैं हम लोग गर्म मिजाज के, तो और ऐसा भी नहीं गर्म मिजाज के सामने वाले ने परेशान किया होगा। तो वहां पे एक जगह आती है चौरी चौरा, इसे कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। ओके, चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ क्या कि भाई इन लोगों ने स्थानीय लोगों को बहुत परेशान किया, तो इन्होंने कहा रुको तुमको बताते हैं। बहुत बौरा गए सब। अब बौरा के क्या किए, थाना को घेर लिए, पुलिस स्टेशन को घेर लिए और पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, कहें चलो तुम लोग बहुत परेशान करते हो। बट उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, और ऐसा नहीं था कि इसमें ब्रिटिश मारे गए, इंडियंस भी मारे गए। 22 पुलिस ऑफिसर, पुलिस वाले मारे गए। नाउ इट्स बिकम द पार्ट ऑफ वायलेंस। गांधी जी ने कहा ना बाबू, हम तुमसे ये नहीं कहे थे, तुम थप्पड़ खाने के लिए बोले थे, तुम तो आग लगा दिए, थप्पड़ मार देते चलता, तुम तो अगिए लगा दिए, तुम आग लगा दिए। तो समझो इसमें क्या हो गया, मूवमेंट में भी आग लग गया, और मूवमेंट में आग लगा तो उसको बुझा देते, मतलब मूवमेंट क्या कर दिए, कैंसल। तो 1922 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। हालांकि मेनी इंडियन लीडर्स क्रिटिसाइज इट, मेनी इंडियन लीडर क्रिटिसाइज इट, जैसे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इसे कहा कि इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, इसे बोला कि इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, इट शुड नॉट बी स्टॉप। ठीक है, ब्रिटिश हमारे साथ इतना बुरा करते हैं, अगर कहीं 22 जल गए तो क्या गलत है, लेकिन नहीं, गांधी जी अपने आप इस मतलब ये गर्म विचारधारा के थे, जैसे कि चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू जी ने इसको क्रिटिसाइज किया था। मोतीलाल नेहरू वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, एंड जवाहरलाल नेहरू इज द was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं, बड़े गर्म दिमाग के थे, कहते थे 22 जल गए क्या 220 जल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आंदोलन क्यों रुकेगा। बट गांधी जी डटे रहे, और जब मेन लीडर ही आपका बैक हो जाए
तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो गांधी जी वॉज रिजिड ऑन हिज प्रिंसिपल्स एंड दैट्स वाई असहयोग आंदोलन वॉज नॉट सक्सेसफुल, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये किस तरह का मूवमेंट था? देखिए गांधी जी ने कौन कौन से शुरू किए? चंपारण, खेड़ा, ठीक है, फिर उन्होंने लीड किया उसको मुस्लिम लीग के जो थे हमारे मतलब खिलाफत आंदोलन को, और उसके बाद सबसे बड़े लेवल पे चलाया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि बस खुद बाद में ये नॉन कॉपरेट करने लगे तो बात ही खत्म हो गई। इसके बाद की बात करें तो देखिए ये तो था 1922। अब 1922 के बाद से अगर आप मेजर इंसिडेंट की बात करें तो कुछ इंसिडेंट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि 1922 के बाद से इंसिडेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो 1923 है, 1925 है, 1927 भी है, तो मैं समझा देता हूँ, फिर 1929 पे आएंगे। तो मुझे लगता है 1927 आपको जानना चाहिए, ये साइमन कमीशन से रिलेटेड है, साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन क्या था भाई? 1923 में साइमन कमीशन इंडिया आया। तो भाई ये सर जॉर्ज साइमन थे और वो इस कमेटी के हेड थे, तो ये इसे साइमन कमीशन बोला गया। इसको प्रोटेस्ट किया गया। इसी प्रोटेस्ट में तो लाला लाजपत राय जी की जान गई थी। इसी प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय डाइड, और उन्हीं का लाला लाजपत राय की बात की जाए तो लाला लाजपत राय जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, लाठीचार्ज हुई थी, ठीक है, लाठीचार्ज का आदेश देने वाला जो ऑफिसर था उसे शायद सैंडर्स नाम था, और इसी सैंडर्स को तो मारा था भगत सिंह जी ने, जिसके बाद उनको फांसी हुई थी। तो भगत सिंह जी ने जो था, भगत सिंह जी ने इसी सैंडर्स को मारने के लिए बेसिकली क्या किया था? किल्ड, और इसीलिए इनको फांसी हुई थी। इनके साथ वो राजगुरु सुखदेव जी थे, ठीक है। तो ये भगत सिंह जी का कुछ ऐसे ही कनेक्शन है इसी साइमन कमीशन से, इसलिए मुझे लगा कि साइमन कमीशन आपको जानना चाहिए। साइमन कमीशन किस लिए आया था? साइमन कमीशन आया था कि इंडिया के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए, उसके रिगार्डिंग रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाए। लेकिन इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो लोगों ने बोला तुम इंडिया के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाना चाहते हो, लॉ बनाना चाहते हो, तो कोई इंडियन मेंबर तो रखो भाई। इंडियन मेंबर ही नहीं है तो तुम्हें क्या पता हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए इसका प्रोटेस्ट लाला लाजपत राय जी कर रहे थे, ठीक है। तो ये 1928 का की बात है कि 1928 में, तो 1928 में जो प्रोटेस्ट चला वो कब चला? 1928 में, और इसी ईयर में डेथ हुई है लाला लाजपत राय जी की लाठी चार्ज में। और ये आया कब था? 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था। इसके अलावा अगर आपको जानना है तो 1925 में आ जाइए, 1929 से पहले। 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी जान लीजिए। काकोरी कॉन्स्पिरेसी की अगर आप बात करें तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी एक तरह से काकोरी नाम के स्टेशन पे हथियारों की लूट की गई थी। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी लोगों के थ्रू इसको लूटा गया था। उसी को काकोरी कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो काकोरी एक स्टेशन का नाम है, काकोरी कांड, इस रेलवे स्टेशन जहां पे कुछ लूटपाट मचाई थी इन लोगों ने 1925 में। हालांकि इससे ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं जानना है। 1922 चौरी चौरा हो ही गई। अब आप सीधे आ जाइए कि हम 1929 पे आएंगे। लॉर्ड इरविन प्रॉमिस डोमिनेशन स्टेट ऑफ इंडिया, ट्रेड यूनियन स्प्लिट। तो आप समझते हैं 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ, लाहौर में कांग्रेस सेशन हुआ। यहाँ पे ये इवेंट मैटर करता है, लाहौर कांग्रेस सेशन। इसमें क्या हुआ? पहली बार, फर्स्ट टाइम, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, we demand of complete freedom, demand of complete freedom, demand of complete freedom। तो भाई पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड सबसे पहले कब की गई थी? 1929 में, 1929 में, ये याद रखिएगा, लाहौर कांग्रेस सेशन में। और आई थिंक फर्स्ट टाइम ट्राई कलर अनफर्ल, फर्स्ट टाइम, ये आज का जो ट्राई कलर फ्लैग है वो नहीं, बट अपने आप में वो तिरंगा था। ये तिरंगा उस तिरंगे से अलग था, उसमें वो अशोक चक्र वगैरह वाला जो सिस्टम है वो नहीं था। तो फर्स्ट टाइम ट्राई कलर फ्लैग अनफर्ल, इसी में सबसे पहले भाई लाहौर कांग्रेस सेशन में फर्स्ट टाइम ट्राई कलर जो अनफर्ल किया गया वो लाहौर कांग्रेस सेशन का हिस्सा था, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से कि फर्स्ट टाइम ट्राई कलर अनफर्ल, ओके। तो ये कहाँ हुआ था? लाहौर कांग्रेस सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में नेहरू जी ने था। तो याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, किसने?
Lahore Congress session on the bank of Ravi River, demand of complete freedom, and first time tricolor unfurled by Jawaharlal Nehru. आप ऐसे लिख लीजिए पीटी नेहरू, ठीक है। तो इस तरह से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया, 1929 में। लाहौर कांग्रेस सेशन इंपॉर्टेंट है। पहली बार कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड कहाँ रखी गई, 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन में। कौन सी रिवर, रावी रिवर, रावी रिवर बैंक के, रावी रिवर लाहौर से बहती है। लाहौर पूछा जाता है कि रावी रिवर के किनारे कौन सा शहर सिचुएटेड है, तो लाहौर, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट था। तो ये देखिए 1922 से बीच और 1929 के बीच के मैंने इंसिडेंट मेंशन कर दिए। 25 काकोरी कांड है, 27 साइमन कमीशन है, उसी के प्रोटेस्ट में 28 में लाला लाजपत राय जी की डेथ होती है लाठीचार्ज में। कौन ऑफिसर था लाठीचार्ज का, वो सैंडर्स था जिसने ये दिया था, और उसको मारा गया था भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी के थ्रू। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जान लेना है, ठीक है। अब मैं ये हिस्सा इरेज करता हूँ। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया था, दांडी मार्च, ठीक है। ओ सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक, या सो हम आते हैं कि समझते हैं दांडी मार्च क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो दांडी मार्च को समझते हैं। ये आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर आपको इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये आपको पीपीटीज में यहाँ पे मिलने वाला नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। चलिए 1930 पे आते हैं, दांडी मार्च पे आते हैं। भाई दांडी मार्च क्या था, तो सबको पता है दांडी मार्च 19 दांडी मार्च ये किसका पार्ट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसे क्या कहा जाता है, बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाए तो याद रखिएगा, इसे बेसिकली क्या जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या इसी को कहा जाता है सॉल्ट सत्याग्रह। क्या कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह। भाई इस टाइम पे कौन था, लॉर्ड इरविन वायसराय था। अब ये लॉर्ड इरविन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आएंगे, इसलिए हमने इनके बारे में लिख लिया। तो भाई अंग्रेजों ने सॉल्ट लाया, बोला सॉल्ट पे भी टैक्स लगेगा। गांधी जी ने कहा अरे यार ये तो एकदम बेसिक चीज है, इतनी बेसिक चीजों पे टैक्स लगाओगे, और इंडियंस को सॉल्ट बनाने से मना कर दिया कि अब आप सॉल्ट बना नहीं सकते। इस पे गांधी जी ने कहा नहीं भाई मैं सॉल्ट बनाऊंगा। तो उन्होंने साबरमती आश्रम से, कहां से, साबरमती आश्रम से एक मार्च निकाला कुछ लोगों के साथ, और ये बाद में ये मूवमेंट इतना बड़ा बना कि आप इसकी गवाही नहीं दे सकते। और ये दांडी एक कोस्टल एरिया है, दांडी एक कोस्टल एरिया है गुजरात का, जहां पे ये पहुंचते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 लीडर्स थे, और 240 माइल्स की डिस्टेंस इन्होंने कवर की थी दांडी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि कोस्टल एरिया और साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, अहमदाबाद से कोस्टल एरिया काफी दूर है। तो दांडी पहुंचे, दांडी में इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया गया, साबरमती आश्रम में भी इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। और वहां पे जाके सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। और इसी इंसिडेंट के साथ ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ होगा, देखिए हाँ 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ है। और इसी के साथ बेसिकली क्या होता है, सॉल्ट लॉ ब्रेक होता है, और फिर गांधी इरविन पैक्ट 1939 में बोला जाता है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में पैक्ट होता है कि भाई सॉल्ट लॉ वापस ले लिया गया। क्या ले लिया गया, सॉल्ट लॉ वापस ले लिया गया। तो गांधी इरविन पैक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो 1931 में हुआ है गांधी इरविन पैक्ट। बट इसी के साथ समझिएगा कि सेकेंड राउंड टेबल हुआ था। पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट के साथ साथ लॉर्ड इरविन कहते हैं गांधी जी से कि भाई अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो सेकेंड राउंड टेबल हो रहा है इंग्लैंड में। यहाँ पे इंग्लैंड में लगभग में जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज है वहाँ से लीडर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो पूछा जाता है कि गांधी जी किस राउंड टेबल में गए थे। टोटल 3 राउंड टेबल हुआ था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। इसमें से गांधी जी किस में गए थे, सेकेंड राउंड टेबल में गए थे। वहां पे इनको काफी बेइज्जत किया गया, मतलब ही इनको बिल्कुल लिसन किया नहीं गया, इग्नोर कर दिया गया। गांधी जी आए और डिसाइड किया कि आज के बाद से वो किसी भी इस तरह के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। तो एक तरह की बेइज्जती थी। तो देखिए वही है, मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्या था। देखिए आराम से आप कहेंगे कि 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 131 तक चला, ये सेकेंड राउंड टेबल था। ये क्या था, सेकेंड राउंड टेबल। ब्रिटिश किंग कौन थे, जॉर्ज फिफ्थ थे। तो क्या लेना देना है हमें इनसे, जॉर्ज फिफ्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, कोई मतलब नहीं। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे, हमें इनसे मतलब है। 89 पार्टिसिपेंट्स केम फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट, बट
ब्रिटिश इंडिया से 57 लीडर्स गए थे, देसी रियासतों के 16। हालांकि हमें इससे मतलब नहीं है, कांग्रेस का कोई भी पर्सन इसमें पार्ट नहीं लेता है। तो हमें वैसे कि राउंड टेबल से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड में यही था, देख लीजिए सेकंड में कौन थे भाई, ये जो लोग गए थे उसी से थोड़ा बहुत जान लीजिए कि कांग्रेस में महात्मा गांधी, फर्स्ट राउंड टेबल में कोई नहीं गया था, कांग्रेस के एक सिंगल मेंबर गए थे, महात्मा गांधी जी सेकंड राउंड टेबल में। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल में गए हैं। महिलाओं में सरोजनी नायडू जी गई हैं। राष्ट्रीय दल जो नेशनल उस टाइम पे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां से मदन मोहन मालवीय जी से, आई थिंक अगर मैं कहूँ तो हिंदू महासभा कहा जाता था शायद, आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन हाँ हिंदू महासभा नाम की एक पार्टी उस टाइम चलती थी। तो वो कांग्रेस के अलावा भी जो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती थी, जिससे मुस्लिम लीग बना था, जहां से वो हिंदू महासभा आज आप आरएसएस वगैरह कहते हो, उसका वही है जनता पार्टी, ये सारी चीजें। ठीक है, दलित वर्ग के प्रतिनिधि, हाँ बी आर अम्बेडकर भी गए थे भाई, ये दलितों के थे। और मुसलमानों में आगा खान थर्ड एंड मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो इतने लोग अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव गए थे अपनी बातों को लेके। हालांकि इट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल एज इट वाज थिंक्ड। ओके, अच्छा इसके बाद एक पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट क्या है भाई यार, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूना पैक्ट क्या है। हालांकि ये बेसिकली गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में है, बी आर अम्बेडकर जी के बीच में है पूना पैक्ट। गांधी जी चाहते थे कि भाई हरिजन, गांधी जी ने दलितों को बहुत सम्मान दिया, और हरिजन वर्ड जो है वो गांधी जी ने ही दिया था कि हरिजन। लेकिन अंबेडकर जी को ये पता था, ये 1932 का इवेंट है भाई, अब हम आगे बढ़ चुके हैं, तो 1932 का इवेंट है। इसमें बोला गया कि अंबेडकर जी को पता था कि जो इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, इसमें दलितों को कभी भी आगे आने नहीं दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स में भी जो हायर कास्ट के लोग हैं वो उसको अक्वायर करके पावर अपने पास रखेंगे। तो इन्होंने बोला कि भाई लोकसभा विधानसभा या जो भी हमारे यहाँ इलेक्शंस होंगे उसमें दलितों की सीटें दी जाए। गांधी जी का थोड़ा सा अलग मत था इस पे। ठीक है, तो गांधी जी दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल, मतलब सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम मांग रहे थे। वो क्या मांग रहे थे? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम, कि भाई जो हमारा हो, कि भाई दलितों को, तो दलितों के लिए तो एक अलग समाज ही, कंट्री भी मांग रहे थे कि दलितों की एक कंट्री ही दे दीजिए। हालांकि उसकी डिमांड को नहीं माना गया, बहुत दुखी हुए और किस पे बैठ गए? आमरण अनशन पे बैठ गए कि भाई तब तक नहीं खाऊंगा, अनशन पे बैठूंगा जब तक मर नहीं जाऊंगा पूना की जेल में। सो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी जी ने बहुत प्रयास किया, और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इसके अकॉर्डिंग सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की डिमांड को फिनिश कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी यही चाहते थे। लेकिन इसी के साथ उनको रिजर्वेशन दिया गया। ये हुआ कि भाई अगर आप सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आज मांग रहे हो तो कल को सेपरेट कंट्री मांगेंगे, कल को सेपरेट कंट्री मांगेंगे, मतलब अब आप क्या हिंदुओं में भी ब्रेक करके दलितों के नाम पे एक अलग कंट्री बनाएंगे। तो ये मतलब गांधी जी का कहना था कि यूनाइट भारत कैसे होगा फिर। तो लोगों ने बोला कि चलो भाई अंबेडकर जी से भी बात करते हैं। अंबेडकर जी शायद अपनी जगह सही थे, गांधी जी शायद अपनी जगह सही थे, दोनों की डिमांड अपनी जगह सही थी, लेकिन सोल्यूशन कुछ और होना चाहिए था। तो वो सोल्यूशन निकल के ये आया कि भाई जितने भी आज भी देखिए कि जब मैंने आपको पढ़ाया होगा कि लोकसभा और में क्या है, रिजर्व सीट होती है, रिजर्व सीट होती है। इसके साथ अलावा विधानसभाओं में रिजर्व सीट होती है दलितों के लिए। ठीक है, SC ST और पिछड़ी सीट आती है। ठीक है, तो इसी तरह से 71 सीट से बढ़ा के 147 कर दी गई। बोला गया भाई रिजर्व का मतलब अगर ये सीट आ गई तो कोई भी जनरल कैंडिडेट नॉमिनेशन फिल नहीं कर सकता। कैंडिडेट क्या होगा? लोअर होगा, SC कम्युनिटी का होगा, और वही नॉमिनेशन फिल करेगा। देखिए 2-3 कैटेगरी होती है, एक होती है जनरल, इसके अलावा एक होती है बैकवर्ड, और एक होती है SC ST। इसका मतलब अगर बैकवर्ड आया है तो OBC और SC ST के लोग भर सकते हैं, जनरल उसमें नहीं आएगा। SC ST आया तो केवल SC ST का ही कम्युनिटी का पर्सन रहेगा। और अगर सीट आ गई है जनरल तो उसमें SC ST, बैकवर्ड और जनरल तीनों कैटेगरी के लोग आएंगे। मतलब दे कैन एंटर इन दिस बट दे कांट एंटर इन दिस। ओके, तो इस तरह से इसकी सीट बढ़ाते रहेगी, और इस पे दोनों ने साइन कर दिया। ठीक है, और पूना पैक्ट यही है। तो पूना पैक्ट किसका था? डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम फॉर द दलित कम्युनिटी, फॉर द SC ST कम्युनिटी बाय द
whom by the B.R. Ambedkar. So that was denied by Mahatma Gandhi ji, and finally they agreed on the Pune Pact. According to that, the number of seats will be increased for the SC/ST community so that their rights and welfare will be suitable. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, सेकेंड राउंड टेबल अच्छा नहीं था, तो तीसरा राउंड टेबल हुआ, उसमें कुछ लोगों ने भाग लिया, हालांकि इसको ज्यादा सक्सेसफुल नहीं मिली, तो हमें थर्ड राउंड टेबल के बारे में जानना नहीं है. सेकेंड राउंड टेबल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ना ही फर्स्ट ना ही थर्ड. ठीक है, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया. अब आते 32 के बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. भाई इसको तो बहुत अच्छे से जान लो, ये तो अभी भी हमारे ऊपर चलता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया है भाई, ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा खासा हिस्सा, कॉन्स्टिट्यूशन का एक अच्छा खासा हिस्सा कहां से है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है. उसी को हूबहू ले लिया गया. जो आईपीसी की धारा पुलिस वगैरह लगाती हैं, या पुलिस का जो सिस्टम चलता है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई है. तो ये बहुत बड़ा, आज भी इसी को रूल को हम फॉलो करते हैं. इतना बड़ा एक्ट है, 100 साल के होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम यही फॉलो करते हैं. तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉलो किया था. एंड 1937 में लॉर्ड हालांकि इनका नाम नहीं याद रखना है, कि एक समिति के रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था. अब 1939 में क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब भाई देखिए 1935 से हम किस में आ गए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे. और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो भाई 1934 में रिटर्न हो गया था, सेकेंड गोल्ड मेज के बाद. ठीक है, अब देखिए इलेक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया. 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब से हुआ? 1939 से लेकर 1945 तक. आपको पता है कि जब वॉर स्टार्ट होता तो ब्रिटिश इंडियंस की सुननी मना कर देते, कहते भाई इस टाइम हम वॉर में बिजी हैं. अच्छा, पहले बार तो हेल्प कर दी थी, इस बार सब भाई कहते ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक के पिएगा. तो उन्होंने कहा कि भाई इस बार मदद करने की इनकी जरूरत ज्यादा नहीं है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने धोखा दिया था. 1940 में एक अलग देश की डिमांड उठती है, क्योंकि अब पाकिस्तानियों को भी पता चल गया था, मतलब पाकिस्तान ने मुस्लिम लीडर्स को भी पता चल गया था कि अब हम एक अलग देश की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया, हम कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आजादी पाने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हालत खराब हो जाएगी ब्रिटेन की, और बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं. और इतनी लड़ाइयों के बाद किसी देश को अपने काबू में रखना आसान बात नहीं होगी. वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज होने वाली है. तो उन्होंने 1945 में मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड रखी. 1942 में क्रिप्स मिशन आता है. क्रिप्स मिशन के बारे में भाई अच्छे से पढ़ लो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्रिप्स मिशन से बनते हैं. 3-4 पॉइंट है, जान लीजिए. ये 1942 में आया. स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे. स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे. ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन की सरकार में लेबर मिनिस्टर थे. ये क्या थे? ही वॉज अ लेबर मिनिस्टर. एंड हु वाज द एट द टाइम प्रेसिडेंट? विंस्टन चर्चिल. वर्ल्ड वॉर 2 में भाई जो विंस्टन चर्चिल था, ये बड़े बहुत ही एक तरह से माना जाता था धूर्त इंसान था, जिसने इंडिया को बहुत तबाह किया. जब से ये प्राइम मिनिस्टर बना, इंडिया की हालत इसने मतलब बद से बदतर कर दी थी. इतना बैड वे में यूज किया था इसने इंडिया का. तो विंस्टन चर्चिल था. क्रिप्स मिशन माना गया. ये 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया. What was he came to India to get the support of Indians, in the World War II. हालांकि ऐसा नहीं था, इंडिया ने सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर 2 में भी. सपोर्ट ऑफ इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर 2. तो भाई ये भी बुरी हाल थी. अब गांधी जी का ये था कि भाई अगर हम कहीं इंडिया ना, जैसे जापान क्या था, जापान एशिया में तबाही मचा रहा था, तो गांधी जी को यह था कि ब्रिटिश इंडिया है, तो कहीं जापान ऐसा ना हो बम बम गिरा दे हम पे, भाई इंडिया भी लपेटे में आ जाए बिना मतलब का. हमने तो वर्ल्ड वॉर 2 में कोई लेना देना नहीं है, हम तो शांति चाहते हैं. तो गांधी जी इसमें बहुत ज्यादा सपोर्टफुल नहीं थे. हालांकि कुछ इंडियन सोल्जर्स लड़े थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे, वो तो लड़े ही लड़े होंगे, मैक्सिमम सहयोग मांगने के लिए ये आए थे. तो देखो ना, हम ही पे रूल करो और हम ही से बोल रहे हैं हमें सहयोग दे दो, तुम जीत जाओगे तो कल को हमको और परेशान करोगे. लेकिन ये तरह का कन्वर्सेशन था. ठीक है, क्रिप्स मिशन इंडिया में 1943 में आया था. लेकिन जब 1942 में आया तो 1942 में ही गांधी जी ने चला दिया क्विट इंडिया मूवमेंट. कहा ना 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 ना, बहुत हो गया,
बहुत हो गया, अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अब चलो यहाँ से, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। हम तुम्हें इतना परेशान कर देंगे वर्ल्ड वॉर 2 में कि उसके बाद तुम छोड़ने के लिए पहले ही बोल दोगे कि हाँ हम तुम्हें आजाद कर देंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 में क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाया गया, और क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट दोनों धीरे धीरे आए इसी में, ठीक है। इसी को अगस्त क्रांति भी चला गया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने देखा कि हालात खराब है भाई, हमें तो भाई तो वर्ल्ड वॉर लड़ना है, और ये क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट चला देते हैं। अब क्विट इंडिया मूवमेंट इतना बड़ा चला कि इंडिया को लगा कि भाई हम इसी वर्ल्ड वॉर में ही आज़ादी ले लेंगे। और इसी टाइम पे भाई हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का अलग ही टर्म था। सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि पता नहीं कब तक इनसे मांगेंगे आज़ादी, और ये आज़ादी दे चुके, तो ये चले गया जर्मनी, और जर्मनी और जापान दोनों एक साथ चल रहे थे लड़ाई में। तो इन्होंने कहा जर्मनी और जापान की मदद से, तो जापान ने सिंगापुर में, कहाँ पे, सिंगापुर में ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश और उनके अलाइड आर्मी को हरा दिया। क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। अब ध्यान से देखा जाए तो सिंगापुर में जो आर्मी हारी उसमें मैक्सिमम इंडियन सोल्जर थे, मैक्सिमम क्या थे, इंडियन सोल्जर थे। तो मैक्सिमम इंडियन सोल्जर थे, तो अब भाई जापानीज तो मार देते हैं, अच्छे खासे मार ही देते। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला अरे रुको रुको जापान, एक काम करो, ये जो हमारे इंडियन सोल्जर हैं ये मुझे दे दो। और वहां से उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज, बस मैं इसका नाम बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे, आजाद हिंद फौज बनाई। इसमें कई बटालियन बताए, और इसमें इंडिया के सैनिकों को यह बोला गया कि अगर हम अटैक कर दे ब्रिटेन पे इंडिया में, तो हम इंडिया को आजाद करा लेंगे। इंडिया को क्या करा लेंगे, आजाद करा लेंगे। और इंडिया को अगर हम आजाद करा लेंगे तो क्या होगा, हम इंडिया को विक्ट्री दिला देंगे इस तरह से। तो इनका अलग सिस्टम चल रहा था। तो इनको तो हालांकि ब्रिटिशर्स ने गद्दार करार दे दिया, और बोला गया कि ये एक तरह के देशद्रोही हैं। बल्कि इन लीडर्स को ऐसा नहीं चलाया गया। हालांकि आजाद हिंद फौज हमारी ढंग से इंडिया पहुंच भी नहीं पाई थी, वो वियतनाम तक पहुंच पाई थी, वियतनाम से मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में घुसने ही वाली थी। तब तक क्या हुआ, ये डिक्लेयर हो गया कि जापान वॉर हार गया है, सरेंडर कर गया है। और वो बेचारे सारे फौजी को गद्दार करार देके फांसी की सजा, उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया। और इंडियन लीडर्स से सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इनका कहना था कि कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया, गद्दारी की है वर्किंग गवर्नमेंट से, तो उनको गद्दार करार दिया गया। हालांकि वो गद्दार नहीं थे, उन्होंने एक अलग सोच के साथ लड़ाई की थी। तो ये थोड़ा सा साइड का पोर्शन जान लीजिए कि आजाद हिंद फौज क्या था, ये भी अपने आप में एक अच्छा इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसी पे एक अमेजॉन प्राइम पे मूवी आई है, अनफॉरगेटन, अफॉरगेटन आर्मी शायद, या अनफॉरगेटन, नाम देख लीजिएगा। अफॉरगेटन आर्मी, एक भूल ऐसी आर्मी जो इंडिया के लिए लड़ी लेकिन उसको भूल लिया गया, क्योंकि इसको स्टैब्लिश सिंगापुर में किया गया था। तो सोचिए ना, एक ऐसी आर्मी जो इंडिया की आजादी के लिए सिंगापुर में स्टैब्लिश की गई है, वहां से लोगों ने ज्वाइन किया, और इंडिया तक पहुंच भी नहीं पाए, इंडियन बॉर्डर तक, और हार गए, ठीक है। तो इसे आजाद हिंद फौज को बोला गया। अच्छा, ये जब स्टार्ट हुआ, इसे अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति अपने आप में एक ट्रेन है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ब्रिटिशर्स लॉन्च जीरो ऑपरेशन जीरो आवर, एंड इसके तहत ऑल द लीडर्स सेंट टू द जेल्स। क्योंकि लीडर्स अगर जेल में चले जाएंगे तो क्या होगा भाई, अगर सभी लीडर्स जेल में चले गए तो जितनी भी जेलें आजकल इंडिया में बनाई गई हैं वो सारी ब्रिटिशर्स की बनाई गई हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती थी जेलों की। तो जेलों के रूल रेगुलेशन सिस्टम, जेलर वगैरह जो सारा सिस्टम है, टोटली ब्रिटिश इंडिया का सिस्टम है आज भी। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया था, एंड अंग्रेजों की तरफ से पूरी कोशिश थी कि सप्रेस द मूवमेंट, दे वांट्स टू सप्रेस द मूवमेंट। बट इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेताओं ने, बट दैट वाज the front leaders were captured, but the second row leaders can't come under the control of the Britishers. So in each and every area that movement was kept going on and kept going on. इसमें वायर काट दिए गए, बिजली के तार वगैरह काट के पोल वगैरह उखाड़ दिए गए, रेलवे की पटरी उखाड़ दी गई। इसके साथ साथ लोगों ने इस आंदोलन को खूब सहयोग किया, एंड आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी, सो दैट वाज द लास्ट बिगेस्ट मूवमेंट, दैट वाज द, सो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द। इसी में तो नारा था, करो या मरो, करो या मरो, यही बोला गया, या तो करो या मरो, यही नारा था कि भाई डू और डाई, डू और डाई, दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द एग्जैक्ट टाइम व्हाट वी वांट। और अगर इस टाइम सक्सेसफुल रहे तो ये समझ जाएंगे कि नाउ इट इज नॉट एबल टू रूल ओवर देम। और इसीलिए दैट वाज द बिगेस्ट freedom movement, that was the biggest freedom movement of India,
तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा, ये नोट्स ऐसे लिखते जाइएगा, जो चीज़ें यहाँ पे लिखवाई जाती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज प्रोवाइड की जा रही है, जिससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे। तो हम अबाउट टू फिनिश हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हम अबाउट टू फिनिश हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद क्या हुआ, कौन क्या बना, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन जरूर बताए जाएंगे, लेकिन अबाउट टू फिनिश है, हम अपने 1947 पे पहुंचने वाले हैं, हम 42 तक पहुंच चुके हैं, एक अच्छी जर्नी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं, अब आ जाते हैं 1947 पे। ओके, चलिए 1947, 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश इंडिया का 34th गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, अब उसे वायसराय कहा जाने लगा था, ये बात अलग थी, माउंटबेटन आया, लॉर्ड माउंटबेटन आया, और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि दैट इंडियाज डिवीजन इज कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम अब एक साथ नहीं रहेंगे, और उसी में पंजाबी लोगों ने खालिस्तान मांगा, अलग अलग लोग अपनी अपनी देश की डिमांड कर रहे थे, इतनी डिमांड बढ़ गई थी कि ऐसा लगता था कि इंडिया को मतलब बांट दो अच्छा खासा। ठीक है, तो पार्टीशन हुआ 1947 में। क्या होता है बेटा? पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है, इंडिया का क्या हो जाता है? पार्टीशन होता है, और इसके अकॉर्डिंग ये लाइन बनाई गई, ये देखिए ये है, और ये हमारा बना ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, देखिए और कैसे इंडिया से सराउंडेड है। बाद में भारत ने इसको आज़ादी दिला दी पाकिस्तान से, और कहा तुम रहो बांग्लादेश। ठीक है, तो अगर तुम बांग्लादेश रहोगे तो तुम हमारे लिए बड़े हेल्पफुल रहोगे, कम से कम यहाँ से तो सर दर्द नहीं रहेगा अटैक का, सारा अटैक का सर दर्द यहीं से होता है, पश्चिमी पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाई भी है कि जो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन क्या है और किसका किसका बॉर्डर डिसाइड करती है, तो आपको पता होगा कि ये इंडिया पाकिस्तान, तो ये जो लाइन ड्रॉ की, ये सर रेड क्लिफ ड्रॉ की, तो ये रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन क्या डिसाइड करती है? इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर डिसाइड करती है रेड क्लिफ लाइन। तो इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया, और हम 1947 पे अप्रॉक्स फिनिश करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती में किस नाम से, तो तीन कठिया सिस्टम मैंने आपको बताया था। बंगाल डिवीजन कब हुआ भाई? बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? रद्द क्या किया गया? 1905 में तो हो ही गया था। ठीक है, तो उसको देख लेंगे। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से कौन सा मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के साथ संस्थापक थे? तो वो ये आएंगे आपके चित्तरंजन दास जी पते। ठीक है, तो बस, और क्या है? ठीक है, यूपीएससी के क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ भाई? 1919 में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ। अगर आप देखें तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी 1942 में स्टार्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 की बात है, और उससे पहले पूना पैक्ट उससे बाद है, पूना पैक्ट उसके बाद में हुआ। तो अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं तो देखिए सेकंड ऑप्शन किस में फर्स्ट है, ये रहा, क्योंकि गांधी इरविन एक्ट पहले हुआ है, पूना पैक्ट बाद में हुआ, तो सेकेंड ऑप्शन कहता है कि, देखिए नहीं, सेकेंड ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है। पहले हम देखते हैं, सविनय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले स्टार्ट हुआ है 1930 में स्टार्ट हुआ है, दांडी मार्च, तो सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन आएगा, सॉरी यहाँ 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो स्टार्ट हुआ है, तो ये 1930 का हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन किस में? इन दोनों में है। अब देखते हैं कि पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट में सबसे पहले क्या हुआ है, तो इसमें हुआ है गांधी इरविन पैक्ट, ये 1931 की बात है। पूना पैक्ट 1932-33 के बीच की बात है, और क्रिप्स मिशन 1942 की बात है। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। देखिए कितना नियरेस्ट ऑप्शन दिया है कि फोर्थ भी सही है, सेकंड भी सही है, तो केवल फर्स्ट और थर्ड में। तो अगर आपको ईयर्स याद है, हालांकि अपने आप में यूपीएससी 2019 का सवाल है, तो आप यूपीएससी लेवल का सवाल पढ़ने के लिए आपको इवेंट से याद होने चाहिए। हालांकि जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, एक दो यूपीएससी के सवाल, आप यूपीएससी निकालने वाले तो नहीं है, लेकिन हाँ यूपीएससी के सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, और आपके सीयूटी लेवल के लिए अपने आप पे है। और देखिए 1919 में क्या था? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा मतलब आपको जितने मेजर पार्ट्स हैं भाई ना, इसी के साथ मैं इसको द एंड करना चाहूंगा। इसके अलावा अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे ना, मुझे लगेंगे, तो मैं एक दिन आपको क्वेश्चन सीरीज करा दूंगा। क्या करा दूंगा?
क्वेश्चन सीरीज करा दूंगा एक क्लास में, जिसमें मैं आपको कुछ 100 एमसीक्यू लेके आऊंगा, 100+ एमसीक्यू लेके आऊंगा, और उससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन बनेंगे और इवेंट होंगे मैं वही रिवाइज करवा दूंगा। तो अपने नोट्स लेके बैठे रहिएगा, तो चीजें आपके लिए इजी रहेंगी। और इसी के साथ आपकी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होती है, तो आपका हिस्ट्री का पार्ट खत्म होता है। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ। कमेंट करके बताइए कि आपको चीजें कैसी लगी, क्या समझ में आता है, कहाँ डाउट है, कोई गलती हो तो वो भी बताइए, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। कोई भी बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं होता, हर जगह थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती ही रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।